अब दूसरी तरफ सऊदी अरब को हमेशा से इस बात पे काफी रिजर्वेशंस थी कि अमेरिका के फौजी या बेसिस परमानेंट तौर पर उसके जमीन पर हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1990 में होने वाली गल्फ वॉर, जिसमें बड़ी ही मुश्किल से किंग फहद ने अमेरिकन फौजियों को सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इवन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है उन ऑयल एम्बार्गोस को मेंशन करना जो 1967 और 1973 में सऊदी अरब ने अमेरिका पर लगाया था। बेसिकली 1967 में अरब इसराइल वॉर के बाद सारे अरब कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि वो अमेरिका और यूके को इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही डिसीजन ओपेक ने 1973 में अमेरिका के खिलाफ लिया और उस एक साल में 1973 से 1974 के दरमियान अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त धचका पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी बहुत हेवीली गल्फ से आने वाले तेल पर डिपेंडेंट थी। तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस आपस में गिव एंड टेक की बेसिस पर चलते आए हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है। जहाँ पे भी उसे अमेरिका की किसी चीज पे इख्तलाफ हुआ तो सऊदी अरब ने बड़ा ओपनली उसका इजहार किया है। तो इन शॉर्ट ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि कैसे डॉट्स खुद से आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं और आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और आगे क्या होने वाला है और इस सब का नतीजा क्या निकलना है। इस रिलेशन में ज्यादा खराबी आना शुरू हुई 2014 के बाद से, जब बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत शुरू की। असल में 2014 में जब ये बात शुरू हुई तो सऊदी अरब को ये महसूस हुआ कि अमेरिका ने पहले उसे ईरान के खिलाफ सालों इस्तेमाल किया और अब खुद से उससे डील करने जा रहा है। सऊदीज की नजर में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन डबल गेम कर रही थी। एक तरफ वो अरब स्प्रिंग को बैक कर रही थी, ईरान से न्यूक्लियर डील कर रही थी, और दूसरी ही तरफ वो सऊदी से अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट भी डिमांड कर रहे थे। इन्हीं खराब होते रिलेशंस की आग मजीद भड़काई जो बाइडन ने, जब उसने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी क्राउन प्रिंस को डायरेक्टली कसूरवार ठहराते हुए काफी क्रिटिसाइज किया। अब सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों में डायनेमिक्स काफी चेंज हो गए हैं और उसकी वजह है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान को एक अनट्रेडिशनल और रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो इससे पहले किसी सऊदी लीडर ने नहीं लिए। चाहे वो 2019 में शुरू होने वाली बहुत बड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट हो, जिसमें बहुत सारे सऊदी बिलियनियर्स को अरेस्ट किया गया, औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने वाले रिफॉर्म्स हो, या फिर विजन 2030 जैसे मास्टर प्लान्स। मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेजी से सऊदी अरब को सोशल लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। असल में सऊदी अरब की तकरीबन 65% आबादी 35 साल से कम उम्र लोगों की है और ये सारे यंग लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हैं। बेसिकली सऊदीज के लिए दो ही तरह की जॉब्स होती हैं, या तो आप ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। लेकिन अब मसला ये है कि सऊदी अरब की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऑयल रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लंबे अरसे तक मेंटेन किया जा सके।